Sehat is brought to you by Oziva. Be a better you. साल 2018 में रानी मुखर्जी की एक फिल्म आई थी। नाम था हिचकी। जिन लोगों ने ये फिल्म देखी है उन्हें तो इसकी स्टोरी पता ही होगी, पर जिन लोगों ने नहीं देखी है उन्हें मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ। फिल्म में रानी एक टीचर है जिन्हें ट्यूरेट सिंड्रोम है, जिसकी वजह से उन्हें एकदम से हिचकी जैसी आने लगती है। अभी उनके कंट्रोल के बाहर है। अपनी इस कंडीशन की वजह से उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर आखिर में वो एक स्कूल में नौकरी करती हैं और वहाँ पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी बदल देती हैं। नहीं, आज हम इस फिल्म का रिव्यू नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ट्यूरेट सिंड्रोम की। ये नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर है। इसमें ना चाहते हुए भी लोग कुछ ऐसे मूवमेंट्स या फिर आवाज़ निकालते हैं जिन्हें कंट्रोल करना उनके बस में नहीं होता है। अब ऐसा लगातार होता रहता है। हमें कई ऐसे लोगों के मेल्स आए हैं जिन्हें ट्यूरेट सिंड्रोम है। वो चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पर एक एपिसोड बनाएं ताकि लोगों को इस डिसऑर्डर के बारे में पता हो। वो ट्यूरेट सिंड्रोम से ग्रसित लोगों का मजाक उड़ाना, उन्हें हैरत से देखना बंद कर दें। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्यूरेट सिंड्रोम क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं। टूरेट सिंड्रोम की खास बात यह होती है कि इसकी शुरुआत बचपन में होती है। पहली बात यह होता क्यों है? क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स जेनेटिक कारण होता है। आनुवांशिक स्थिति ऐसा बनती है, हमारे अंदर एक खास जीन नहीं है, बहुत सारे जीन को मिला करके कुछ बीमारियों में सिर्फ एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी बीमारी के लिए, जिसे हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहते हैं। लेकिन टूरेट में मेंडेलियन इनहेरिटेंस नहीं होता, एक कॉम्प्लेक्स जेनेटिक प्रक्रिया होती है, आनुवांशिक प्रक्रिया होती है। उसके द्वारा लोगों में टूरेट सिंड्रोम होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें होता क्या है कि बचपन में, अमूमन एक बचपन में ही, मतलब 5 साल के पहले ही इस तरह की चीजें होने लग जाती हैं कि हमारे अंदर या तो फोनेटिक या वोकल कॉर्ड के या मोटर के टिक्स पैदा होते हैं। टूरेट सिंड्रोम किसी को कहने से पहले 3-4 बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसकी शुरुआत बचपन में होगी। इसके अंदर अलग अलग तरह के टिक्स होंगे, जिसमें कि वोकल, फोनेटिक या मोटर टिक्स होंगे। इसके साथ अर्ज की फीलिंग होगी, मतलब करने की प्रबल इच्छा होगी। ये पार्शियली सप्रेसिबल होंगे, थोड़ी देर के लिए हम अपनी इच्छा को कंट्रोल कर पाएंगे। इनकी इंटेंसिटी भी वेरिएबल होगी, कभी ये इच्छा ज्यादा हो जाएगी, कभी ये इच्छा कम हो जाएगी। इस कारण से बहुत बार लोग समझ लेते हैं कि ये जानबूझ करके ऐसा कर रहा है या जानबूझ करके अटेंशन पाने के लिए कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। और इसमें एक और चीज खास बात होती है टूरेट सिंड्रोम वालों में कि ये टिक्स माइग्रेट करते हैं। यानी हो सकता है कभी हाथों में मोटर टिक्स आए, कभी पैर में मोटर टिक्स आए, कभी पेट में मोटर टिक्स आए, कभी ट्रंक में मोटर टिक्स आए। तो ये माइग्रेशन होता है और अमूमन एक समय के बाद उसमें वैक्सिंग वैनिंग भी होता है, कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। तो ये सब अगर क्राइटेरिया, ये सब लक्षण अगर किसी में मिल रहे हैं बचपन में शुरुआत होकर के, तो उन्हें हम कहते हैं कि ये टूरेट सिंड्रोम है। कैसे कंफर्म करें कि कोई आदमी टूरेट सिंड्रोम से ग्रसित है? क्या कोई जांच है? जैसे बहुत सारी बीमारियों में सीटी स्कैन, एमआरआई या कुछ खून जांच हो जाती है, उस जांच के द्वारा हम समझ जाते हैं कि किसी को यह बीमारी है। अफसोस, टूरेट सिंड्रोम में ऐसी कोई जांच नहीं है जिस जांच के द्वारा हम ये बता दें कि कोई बंदा टूरेट सिंड्रोम से पीड़ित है। तो फिर कैसे जानते हैं कि कोई टूरेट सिंड्रोम से पीड़ित है? उसके लिए जो न्यूरोलॉजिस्ट हों या साइकियाट्रिस्ट हों, वो मरीज का अवलोकन करते हैं और उनके जो वीडियो होते हैं, जैसे बहुत बार क्या होता है कि ऐसे मरीज जब डॉक्टर के पास जाएं, चैम्बर में बैठे, क्लिनिक में बैठे, तो उनमें ऐसी कोई गतिविधि नहीं होती है, क्योंकि वहां पे वो अपनी इन सारी गतिविधियों को सप्रेस कर लेते हैं। ऑल्दो इस सप्रेशन के चलते उनके दिमाग में एक अनप्लीजेंट सी सेंसेशन होती रहती है, डिस्कम्फर्ट हो रहा होता है, लेकिन वो सप्रेस कर लेते हैं। तो ऐसे में उनके घर वालों को ये कहा जाता है कि घर में ये जब इस तरह की गतिविधियां करें तो आप चुपके से उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें, जिसमें कि वो पूरा फेनोमेना, पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड हो जाए। और उस प्रक्रिया को देख करके, उस वीडियो टेप को देख करके और इस मरीज का डिटेल इंटरव्यू करके हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि किसी को टिक्स है कि नहीं, और टिक्स के अलावा जो बाकी उनके क्राइटेरियाज हैं वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। तो फिर हम एक डायग्नोसिस बनाते हैं कि उन्हें टूरेट सिंड्रोम है या नहीं है। उनमें जो माइल्ड केसेज होते हैं, जिनमें लक्षण कम होते हैं, उनमें हम कुछ बिहेवियरल थेरेपी देते हैं। बिहेवियरल थेरेपी का पार्ट ये होता है कि पहली बात,
उनके घर वालों को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि उनके साथ ऐसा बर्ताव न करें जिससे कि जो मरीज है, जो व्यक्ति इससे पीड़ित है, ग्रसित है, उसके अंदर एम्बैरेसमेंट हो, उसके अंदर शर्मिंदगी हो, उसके अंदर हीन भावना से ग्रसित हो, क्योंकि उससे उसके अंदर अवसाद की बीमारी बढ़ जाएगी, उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी आएगी। ऐसे में वो अपने लक्षण को जबरदस्ती छुपाने की कोशिश करेंगे, उसे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें फेलियर होगा, उन्हें असक्षम होंगे, उसमें सफलता नहीं मिलेगी उन्हें। तो पहली बात, उन्हें समझें कि ये एक बीमारी है, वो जानबूझ करके नहीं कर रहा है और ये कोई उनके अंदर पर्सनालिटी का डिफेक्ट नहीं है, उन्हें हम सपोर्ट करें। दूसरी बात, हम उन्हें रीइंफोर्समेंट देते हैं कि जब आपको ऐसी प्रबल इच्छा हो रही है ऐसा करने की, तो उसके बदले में हम कोई दूसरा काम करें ताकि वो आपका अंदर का जो अर्ज पैदा हो रहा है वो डिसिपेट हो जाए, कहीं और चीज में खर्च हो जाए। तो ये एक बिहेवियरल थेरेपी होता है जो काउंसलिंग के द्वारा और मल्टीपल सेशंस उन्हें समझाने के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आप अपने रिस्पॉन्स को, अपने अर्जेस को डिसिपेट करें किसी और क्रिएटिव मामले में। तो माइल्ड केसेज में काउंसलिंग एंड प्रॉपर साइकोथेरेपी के द्वारा हम उसे ठीक कर सकते हैं। जो मॉडरेट टू सीवियर केसेस होते हैं उसमें कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं, जो एंटीसाइकोटिक या अल्फा ब्लॉकर, कुछ तरह के ड्रग्स हैं जो प्रॉपर गाइडलाइंस में ट्रेनिंग के द्वारा हम इनके द्वारा देते हैं, जिससे कि काफी हद तक इनके लक्षण में सफलता पाई जाती है। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है कि टूरेट्स के द्वारा सिर्फ टूरेट्स का इलाज नहीं करना, टूरेट्स के साथ एसोसिएटेड जो अदर सिम्टम्स हैं, अदर बीमारियां हैं, जो अदर मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां हैं, उनका भी निदान करना, उनका पता लगाना, उनको सही तरीके से अन्वेषण करना और उसे कंप्लीटली इलाज करना। आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी। अब अगर आपके जानने वाले किसी बच्चे में इसके लक्षण दिख रहे हैं तो सही समय पर डॉक्टर की राय जरूर लें। सही समय पर इलाज लेने में कुछ केसेस कंट्रोल किए जा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जैसे ट्यूरेट सिंड्रोम है और आप उसे कोई ऐसी आवाज़ निकालते हुए सुनते हैं या फिर कोई ऐसा मूवमेंट करते हुए देखते हैं, तो प्लीज़ उसका मजाक मत उड़ाइए। ये उसके कंट्रोल में नहीं है, ये एक नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, इसलिए प्लीज़ बी काइंड। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। अगर डार्क सर्कल से परेशान हैं तो क्या करें? क्या आप भी डार्क सर्कल्स को लेकर परेशान हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं। ये हमें बताया डॉक्टर ज़ेबा छापरा ने। डार्क सर्कल्स होने के कई कारण होते हैं। सबसे आम है आपके परिवार में माता पिता के डार्क सर्कल्स हैं, तो आपको भी होने के चांसेस होते हैं। दूसरा कारण है विटामिन की कमी। अगर आपको एनीमिया हो, खून की कमी हो, तब भी आपकी आंखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं। तीसरा आम कारण है, युवाओं में ज्यादातर देखने को मिलता है, फोन, लैपटॉप का ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल, वो भी बिना ब्रेक लिए। चौथा कारण है लाइफस्टाइल हैबिट्स। अगर आप पानी कम पीते हैं, नींद पूरी नहीं लेते हैं, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं, तो आंखों के नीचे कालापन बढ़ जाता है। पांचवा कारण उम्र के साथ आंखों के नीचे झुर्रियां पड़ जाती हैं, स्किन पतली हो जाती है और फैट पैड्स कम हो जाते हैं। इसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। अब अगर घरेलू नुस्खों से आपको कोई भी असर नहीं दिख रहा है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर 2 चीजें टेस्ट करते हैं, जैसे आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, अंडर आई हॉलोनेस है या फिर गड्ढे हैं। अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको केमिकल पील्स करवाने के लिए बोल सकते हैं। क्यू स्विच लेजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट जैसे पीआरपी, मीजोथेरेपी भी किया जा सकता है। पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट में 4 से 5 सेशंस लगते हैं। अगर पिगमेंटेशन नहीं है, गड्ढे हैं, तो डॉक्टर्स आपको हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन दे सकते हैं। इसमें गड्ढों को भरा जाता है। इसका असर आपको 6 से 9 महीने तक देखने को मिलता है। तो भाई, जितने भी लोग डार्क सर्कल से परेशान हैं वो इन बातों पर जरूर तवज्जो दें, ये ट्रिक्स अपनाएं और हमें जरूर बताएं कि कितना फायदा हुआ। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की। खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे क्या शलजम की सब्जी फेफड़ों की गंदगी साफ कर सकती है। शलजम, अब कुछ लोग इसे शलगम भी कहते हैं। एक ऐसी सब्जी है जिसमें नाम मात्र कैलोरीज होती हैं, लेकिन इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, भारी मात्रा में प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं। अगर फेफड़ों की बात करें तो ऐसा भी कहा जाता है कि शलजम खाने से फेफड़े दुरुस्त होते हैं और शरीर की सारी गंदगी भी साफ होती है। शलजम की सब्जी किसी भी बीमारी के रोगी बेझिझक खा सकते हैं। शलजम के सेवन से फेफड़ों की गंदगी के साथ ही फेफड़ों की सूजन और बलगम की समस्या भी दूर होती है। कोविड पेशेंट्स को भी इसे खाने की सलाह दी जाती है। पर अब क्या ये बातें वाकई सच हैं?
इस पर न्यूट्रिशनिस्ट यशवर्धन का कहना है कि कोई भी फल या सब्जी ये काम सीधा नहीं करता है, बल्कि उसमें मौजूद पोषक तत्वों के चलते ऐसा होता है। शलजम में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से ऐसा कहा जाता है कि लंग्स की सफाई ये कर सकता है। आज सेहत पे इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।